गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर में बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट और बीकॉम पार्ट फर्स्ट इनके ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हैं। आप महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। तो जो भी आपके परिचित हैं, पड़ोसी हैं और जिन्होंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो आपके संपर्क में हैं तो उन्हें आप ये जानकारी दे सकते हैं कि कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है, वे कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करूंगा, आप सभी बीएससी पार्ट सेकंड में आ चुके हैं और बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप सभी को प्रमोट किया जा चुका है। तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आप लोग कॉलेज आकर बीएससी पार्ट सेकंड का एक फॉर्म अप्लाई करें और उसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। तो एक काम आप लोग ये भी कर लें, जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करें। तीसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पर आपके हर पेपर, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाली जाती हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को देखते रहें ताकि आपकी स्टडी इस अवधि में भी ऑनलाइन चलती रहे। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। हिंदी में पार्थेनोजेनेसिस के लिए अनिषेक जनन ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन के बारे में। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन क्या है, उस पर एक डिस्कशन करें। तो यहां पर एक चीज समझें कि लैंगिक जनन की मैं एक बात कर रहा हूं। तो जब किसी जंतु में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक विधि से जनन की क्रिया हो रही है, तो ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी लैंगिक विधि से जनन होगा तो उस समय दो इवेंट, घटनाएं होती हैं। पहली घटना गैमेटोजेनेसिस की है
युग्मक जनन की है, जिसमें गैमिट युग्मकों का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन की जो दूसरी इवेंट घटना है वो निषेचन फर्टिलाइजेशन की होती है। और इस प्रकार लैंगिक जनन के द्वारा संतति प्रोजेनी का निर्माण होता है। ये तो एक सामान्य मैंने बात की। अब मैं टॉपिक पे आता हूं। जो टॉपिक आज हमने लिया है पार्थेनोजेनेसिस, ये लैंगिक जनन का एक मॉडिफिकेशन है। यानी पार्थेनोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया है, इसमें मॉडिफिकेशन रूपांतरण आ जाते हैं। तो क्या होगा रूपांतरण आएंगे तो, कि जो अंडाणु है मादा युग्मक, वो अंडाणु बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण कर दे, तो उस घटना को पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन कहा जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूं वापस। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? पार्थेनोजेनेसिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनिषेक जनन लैंगिक प्रजनन का एक रूपांतरण है और इसमें अंडाणु मादा युग्मक बिना निषेचन के संतति का निर्माण कर लेता है। तो इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस नाम दिया गया है। एक सामान्य जानकारी डिस्कस की। अब नंबर 2, मान लो मैं बात करता हूं किसी ऐसी पॉपुलेशन की, एक कोई पॉपुलेशन है जंतु की, प्रजाति की, तो मैं उस पॉपुलेशन के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो कोई पॉपुलेशन है और अगर उस पॉपुलेशन में नर सदस्य, मेल इंडिविजुअल कम है या नहीं है, तो ऐसी जो पॉपुलेशन होगी जिनमें नर सदस्य या तो है ही नहीं और अगर है तो कम है, तो ऐसी स्थिति में नर युग्मकों का निर्माण कम होगा, नहीं होगा। तो ऐसी जो पॉपुलेशन है उनके लिए जनन का एक तरीका अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। तो बात की उन पॉपुलेशन की, ऐसे जंतुओं की पॉपुलेशन की बात की जिनमें नर सदस्य अनुपस्थित हैं, कम हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन में जनन का एक मेथड, एक तरीका अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अगली चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहले चार्ल्स बॉनेट एक साइंटिस्ट था, नाम याद हो जाएगा। तो चार्ल्स बॉनेट ने एक्सपेरिमेंट किए
सी अर्चिन पर, इकाइनोडर्म जंतु है। और चार्ल्स बॉनेट ने सी अर्चिन के जो अंडाणु अनिषेचित अंडे थे उनमें पहली बार पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन की स्टडी की और उनमें पहली बार देखा कि अनिषेचित अंडों से किस प्रकार संततियों का विकास इस क्रिया द्वारा हो जाता है। क्लियर। अब मैंने कुछ बोर्ड पर नाम लिखे हैं, वन बाय वन इनको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। नंबर 1, जो ये प्रोसेस है अनिषेक जनन की, पार्थेनोजेनेसिस की, ये 2 प्रकार की है। सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन किया है। एक को नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहा है। दूसरे को आर्टिफिशियल, कृत्रिम अनिषेक जनन कहा गया है। पहले नेचुरल की बात करते हैं। तो नेचुरल का मतलब कई जंतु ऐसे हैं, हनी बी, मधुमक्खी को देखें, रोटीफर्स हैं, वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, कुछ लिजर्ड्स, छिपकलियां हैं, उनकी प्रजातियां, कुछ मछलियों की प्रजातियां हैं। इनमें नेचुरल उनके लाइफ साइकिल में या उन जंतुओं की पॉपुलेशन में प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन की क्रिया उपस्थित होती है। तो ऐसे पार्थेनोजेनेसिस को नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस नाम दिया गया है। यानी इन जंतुओं में कुछ लिजर्ड्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे, छिपकली की प्रजातियां हैं, मछली की प्रजातियां हैं, रोटीफर्स हैं। तो इनमें हम क्या देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन में पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। तो ऐसे पार्थेनोजेनेसिस को नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, प्राकृतिक अनिषेक जनन नाम दिया गया है। ओके, अब ये नेचुरल 2 प्रकार का है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले प्रकार का है कंप्लीट, दूसरे प्रकार का है इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट का क्या मतलब है, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। लेसरिया सेक्सिकोला, ये एक लिजर्ड की स्पीशीज है, छिपकली की प्रजाति है। इसी तरह कैरेसियस ऑरेटस, कैरेसियस ऑरेटस मछली की एक प्रजाति है। और ये जो 2 मैंने एग्जाम्पल लिए, इन दोनों में कंप्लीट यानी पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन, कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट है। मतलब क्या है, अगर हम इन पॉपुलेशन की, इस लिजर्ड की, इस फिश की पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन में मेल इंडिविजुअल कंप्लीटली एब्सेंट है ही नहीं, नर सदस्य। तो जब नर सदस्य नहीं है तो फीमेल अंड जनन द्वारा अंडाणु बनाएगी
और ये अनिषेचित अंडाणु या अंडे संतति का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा कर लेंगे। तो इनकी पॉपुलेशन में मेल है ही नहीं, तो इनका जीवन चक्र पूर्ण रूप से कौन से मेथड पर डिपेंड करेगा? अनिषेक जनन पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कहूं इनकम्प्लीट की, अपूर्ण की, डेफनिया है, आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है, रोटीफेरा एक माइनर फाइला है। तो रोटीफर्स, डेफनिया, इनमें हम क्या देखते हैं? इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, अपूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। अगर मैं डेफनिया की, रोटीफेरा की पॉपुलेशन को देखता हूं तो क्या दिखेगा वहां पर कि इनमें मेल इंडिविजुअल प्रेजेंट है, नर सदस्य उपस्थित है। और हम देखते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में पार्थेनोजेनेसिस भी हो रहा है और सामान्य लैंगिक जनन भी होता है। तो ऐसा जो पार्थेनोजेनेसिस है उसे हम इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। तो ये नेचुरल के बारे में मैंने डिस्कस की। अब बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल में, कृत्रिम अनिषेक जनन। कुछ एनेलिड्स हैं, क्रस्टेशिया है, निमेटोड्स हैं, उनमें क्या देखा कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से अनिषेक जनन की क्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो ऐसे अनिषेक जनन को जिसे कृत्रिम रूप से उत्प्रेरित किया जाए, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, कृत्रिम अनिषेक जनन कहा जा सकता है। तो इसके कई एजेंट होते हैं, ऐसे कारक जो अनिषेचित अंडे को अनिषेक जनन के लिए प्रेरित करे। ऐसे कुछ एजेंट्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जैसे यूरिया, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, ईथर, समुद्री जल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अनिषेचित जो अंडा है उसको प्रेरित करते हैं कि वो बिना निषेचन के ही संतति में परिवर्तित हो जाए। तो केमिकल हो सकते हैं ऐसे, अल्ट्रावायलेट रेज है, टेम्परेचर शॉक है, उच्च तापमान दे दिया, पराबैंगनी किरणें हैं, ये सब फिजिकल भौतिक कारक हैं और ये भी अनिषेचित अंडे को अनिषेक जनन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तीसरे है मैकेनिकल, यांत्रिक। अगर हम सी अर्चिन का जो अनिषेचित अंडा है एक सुई के द्वारा उसे पिंच करें तो भी उस अंडे में बिना निषेचन के ही अनिषेक जनन की क्रिया होगी और संतति का निर्माण हो जाएगा। तो ये यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक कुछ कारकों के बारे में हमने बातें की जो कृत्रिम अनिषेक जनन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का हो सकता है। पहले को मैंने कहा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, अगुणित अनिषेक जनन। दूसरा है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, द्विगुणित अनिषेक जनन। बड़े सिंपली इसको कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। अगुणित पार्थेनोजेनेसिस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मधुमक्खी, हनी बी है। और अगुणित पार्थेनोजेनेसिस को एरन टॉकी के नाम से जाना जाता है। तो शब्द याद रहेगा, बेसिकली आप ये बात याद रखो कि एरन टॉकी अगुणित अनिषेक जनन का उदाहरण है। थैली टॉकी
द्विगुणित अनिषेक जनन का उदाहरण, एक हैप्लॉइड केस है, एक डिप्लॉइड केस है। हैप्लॉइड का पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी में आपने देखा रानी मधुमक्खी या क्वीन द्विगुणित है, जनन सक्षम होती है और अंडे देती है, यानी अंड जनन की क्रिया द्वारा रानी मधुमक्खी के द्वारा अगुणित अंडे या ओवा दिए जाते, निर्मित किए जाते हैं। दूसरा जो मेंबर है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर वो है श्रमिक, वर्कर्स। वर्कर्स भी द्विगुणित हैं लेकिन बंधीय है, वो अंड जनन की क्रिया नहीं कर सकती। तीसरे मेंबर ड्रोन, ये नर है, अगुणित हैं, जनन सक्षम होते हैं। अब ये जो नर है अगुणित है, इनका निर्माण एरेंटोकी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है। क्या हुआ? रानी मधुमक्खी ने अंडे दिए, अगुणित, सामान्य अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अगुणित अंडे बन गए, अंडाणु बन गए। इन अंडाणुओं में बिना निषेचन के, निषेचन नहीं हुआ तो बिना निषेचन के संततियां बनी, तो संततियां अगुणित होगी क्योंकि बिना निषेचन के बनी। ये जो अगुणित संततियां बनी एन, ये ड्रोन है, नर सदस्य है। और नर का अगर हम संगठन देखें, ड्रोन की हर कोशिका का संगठन देखें तो वो अगुणित है और वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के फिर शुक्राणु बना देती है। तो यहां पर जो हनी बी में एग्जाम्पल देखें कि जो ड्रोन नर सदस्य बने वो अंडाणु जो अगुणित थे, अंडे जो थे अनिषेचित, उनमें अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा ड्रोन का निर्माण हुआ। ये अगुणित अनिषेक जनन का एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात करते हैं थैलीटोकी की। हमने कहा था ये द्विगुणित अनिषेक जनन है। तो यहां जो प्रोजेनी अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा बननी चाहिए वो 2n बननी चाहिए, क्योंकि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में वो अगुणित बनी थी, तो इस केस में वो द्विगुणित बननी चाहिए। तो बात करते हैं कैसे बनेगी। पहला तरीका कि अंड जनन तो हो रहा है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। मान लो कहीं फीमेल है, वो oogenesis कर रही है, यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो oogenesis के बारे में आपने डिटेल पढ़ा है। मैच्यूरेशन जो विभेदन अवस्था है वहां पर अर्धसूत्री विभाजन जनरली होता है, लेकिन इस केस में थैलीटोकी के केस में अंड जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो जो अंडाणु बनेंगे वो डिप्लॉइड 2n बनेंगे, और ये 2n द्विगुणित अनिषेचित अंडाणु जो हैं, अंडे हैं, वो अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा संतति बना दी। ऐसा हमें क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, उनमें इस प्रकार का द्विगुणित अनिषेक जनन दिखाई देता है, जिसमें अंड जनन तो हो रहा है लेकिन उस समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। दूसरी बात कि अंड जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तो हो रहा है। दूसरा केस डिस्कस करें, वो भी द्विगुणित अनिषेक जनन का है, यानी अंड जनन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्व द्विगुणन हो गया। मतलब अंडाणु के अंदर जब हम अंड जनन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एक ध्रुवीय काय, पोलर बॉडी बनती है, यानी पोलर बॉडी और अंडाणु का केंद्रक आपस में संलयन कर ले। तो ध्रुवीय काय भी अगुणित हैं, अंडाणु भी अगुणित हैं, दोनों का संलयन हुआ
तो 2n द्विगुणित अंडा बन गया, लेकिन अभी भी निषेचन तो नहीं हुआ। तो बिना निषेचन के इस प्रकार जो ये द्विगुणन हुआ और इस प्रकार अगर संतति बने तो इसे भी द्विगुणित अनिषेक जनन कहा जाएगा। एक और घटना हो सकती है स्वद्विगुणन के अलावा, उसे प्रत्यर्पण कहा जाएगा। प्रत्यर्पण में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्र आधे आधे पृथक्करण हो गया, अपने अपने ध्रुवों पे गुणसूत्र पहुंच गए। लेकिन इसके बाद गुणसूत्रों के पृथक्करण के बाद साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का पृथक्करण होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, तो ये गुणसूत्र एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म में रहेंगे और इस प्रकार भी द्विगुणन की संभावना बन सकती है। तो ये द्विगुणित अनिषेक जनन के हमने 3 एग्जाम्पल समझे। अंड जनन बिना अर्धसूत्री विभाजन के, दूसरा द्विगुणन के 2 तरीके पड़े, एक में अंडाणु और ध्रुवीय काय का संलयन हो जाए, दूसरे में प्रत्यर्पण की क्रिया पड़ी जिसमें गुणसूत्रों का पृथक्करण तो हो रहा है लेकिन कोशिका द्रव्य के यानी साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं हो रही है। तो ये आज हमने पार्थेनोजेनेसिस की कुछ चीजें पढ़ी। अब पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन का महत्व क्या है? पहला महत्व तो जनन का तरीका है ये एक, और महत्व कहाँ है इसका कि कोई ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें नर सदस्य नहीं है, कम है, तो उनके लिए तो अनिषेक जनन जनन का एक मुख्य तरीका हो जाएगा। एक हो गया कि पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। नंबर 2, ऐसी पॉपुलेशन जिनकी संख्या घट रही है, विलोपन होने वाला है, एक्सटिंक्शन होने वाला है, तो ऐसी प्रजातियों के विलोपन को अनिषेक जनन की विधि द्वारा बचाया जा सकता है, विलोपन को रोका जा सकता है। तो ये भी एक फायदा हो गया, एक्सटिंक्शन रोक सकते हैं अपन। तीसरी विभिन्नताएं आती है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो हो रहा है, क्योंकि अनिषेक जनन में केवल संलयन निषेचन नहीं हो रहा, युग्मक जनन तो हो ही रहा है, मतलब अर्धसूत्री हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय भी हो रहा होगा। तो इस प्रकार अनिषेक जनन के कारण विभिन्नताएं भी आती है, नई जातियों के उद्विकास में सहायता करती है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस के कुछ महत्व हमने डिस्कस किए। अब इसी से मिलती जुलती एक घटना हम और डिस्कस कर रहे हैं, गायनोजेनेसिस क्या है? गायनोजेनेसिस को हम आभासी निषेचन, स्यूडो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें कि शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में हो जाता है। शुक्राणु जो नर युग्मक है, अंडाणु जो मादा युग्मक है, तो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गया, लेकिन एम्फीमिक्सिस जिसको उभय मिश्रण कहते हैं, जिसमें क्या होता है शुक्राणु के गुणसूत्र अंडाणु के गुणसूत्रों के साथ जोड़ियां बनाते हैं, समजात गुणसूत्र हैं दोनों के, तो ये समजात गुणसूत्र उभय मिश्रण की क्रिया में जोड़ियां बनाते हैं। तो गायनोजेनेसिस में क्या होता है, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण की क्रिया नहीं हो पाती, तो इसे गायनोजेनेसिस, ये भी एक प्रकार का अनिषेक जनन ही है। इसे आभासी निषेचन, कूट निषेचन, छद्म निषेचन इस नाम से भी जाना जाता है। तो आज का जो टॉपिक था अनिषेक जनन आपको इजीली समझ में आया होगा। एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो हम इसकी परिभाषा, इसके महत्व, इसके प्रकार, इन सब के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।